अच्छा यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हमने कर लिया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वाले जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा यहाँ पे वही बताया बेसिकली, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया स्टार्टिंग में। सर हाँ सर शुरू में लिखा था कि अकॉर्डिंग टू IUPAC transition elements are defined as metals which have incomplete d structure either in neutral atom or in their ions. Ions बेसिकली इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज इनके आयंस की वजह से भी होती है ना, बट वो पुराना था जो इसमें लिखा हुआ है ना अकॉर्डिंग टू IUPAC, बट इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ग्रुप 12 have fully D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state, hence are not regarded as transition metal. However, being the end members of the 3D, 4D and 5D transition metals, respectively, their chemistry is तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 3D10 में क्या क्या डी उनका फुल्ली फिल्ड होता है ऑर्बिटल। हाँ जिंक प्लस 2 3D10 होता है, तो उनकी ट्रांजिशन मतलब की प्रॉपर्टीज होगी ही नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ठीक है। n-1 जो है वो मेरा इनर वाला है और ns वाला मेरा आउटर वाला कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का डिफरेंट होता है और कॉपर का डिफरेंट होता है, ठीक है। क्रोमियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, तुमको क्या कहा था मैंने, कब करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नहीं आता ना तो कुछ नहीं आएगा केमिस्ट्री में, पहले बता रहा हूँ तुम्हें। क्लास में आने से कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। तो क्रोमियम और तुम्हारा ऐसे भी तो चलता है। सर उसके सेंटर में डस्ट जम जाता है स्कूल में ऐसा इतना जल्दी थोड़ी हो गया यार, कॉर्नर्स को साफ करना पड़ेगा। कॉर्नर्स हो जाता है ठीक है। ये क्रोमियम और कॉपर का डिफरेंट है। अच्छा यहाँ पे मेंशन किया है पैलेडियम, सी पैलेडियम का 5s0 है 4d10 है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द सेकंड सीरीज, यहाँ पे नायोबियम से लेके रहोडियम तक 5s1 है, ऑल्दो ये पैलेडियम वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट ये डिफरेंट है, तो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है और नीचे वाले में प्लैटिनम का ये जो हमने डिस्कस कर लिया 5d9 6s1। अच्छा अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। Nearly all transition elements display typical metallic properties such as high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity in metallic crystal. With the exception of zinc, cadmium, mercury and manganese, they have one or more metallic structures. अच्छा यहाँ पे जिंक और कैडमियम की बात करें तो they have HCP structures. मैंगनीज की बात करें तो it has PCC and CCP both. अच्छा ये बात हो रही है नॉर्मल टेम्परेचर्स की, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर्स, है ना। बाकी में भी जैसे कोबाल्ट में they have CCP, they have HCP both, ना, but conditions could vary. But for these manganese and zinc and cadmium इनके लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर्स में भी डिफरेंट वेरिएशन मेटेलिक क्लस्टर शो कर सकते हैं, तो ये यहाँ कहना चाह रहा है। अच्छा अभी जो है इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन कभी आया नहीं है,
बट जिंक, कैडमियम एंड मैंगनीज, मर्क्यूरी का तो कोई लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, तो उसका तो कुछ है नहीं। तो इनके वन और मोर टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। तो हो सकता है ये यहां से ये कहना चाह रहा है कि बाकी जो मेटल्स हैं जिनके they could have different structures but not at normal temperatures, but zinc, cadmium and manganese they could have different structures at normal temperatures, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है जेईई मेन में पूछे जाने लगे हैं। बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट उठा के वो पूछ लेते हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ है उसका बीच का कोई भी स्टेटमेंट उठा के पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा भी नॉर्मल से थोड़ा सा अनयूजुअल लगे, कोई भी स्टेटमेंट थोड़ा सा भी डिफरेंट लगे, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स मतलब क्या है? एक्स अलग अलग है, मतलब एक तरीके से जैसे एक्स का अलग से यहाँ पे क्या है, टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है देखो। जैसे यहाँ पे तो पूरा मतलब समझ में आ रहा है बीसीसी और सीपीपी। हाँ एक ही लिखा हुआ है। इसमें कुछ बताया है क्या इसमें? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट है तो नहीं, टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर्स का आई थिंक कहने का मतलब यही है कि बाकी जो मेटल्स हैं, है ना, वो हो सकता है कि उनके लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे वो एग्जिस्ट करते हो, बड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर लेते हो। ये हो सकता है, मतलब कहने का मतलब ये। सर जो नीचे ब्रैकेट में वो अलग टेम्परेचर पे हाँ एक तरीके से बोल सकते हैं, तभी उनको अलग से शो किया, या फिर अलग कंडीशंस, मतलब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ही कंडीशन हो, कुड बी डिफरेंट कंडीशंस। अच्छा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। If the number of unpaired electrons are more, that means extra covalent bonding will be there. So metallic bonding is there, but extra covalent bonding will be more in that case where number of unpaired electrons are high. Now chromium, molybdenum and tungsten में सबसे ज्यादा unpaired electrons हैं, तो इनके melting point जो है सीरीज में सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट मैंगनीज और टेक्नीशियम में अलग हो गया केस, ऑल्दो ये काफी यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत ही ज्यादा रैंडम है। हम श्योरिटी के साथ इनके बारे में बोल सकते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, कॉपर, एयू, एजी। ये सबसे कम है कॉपर, एयू, एजी, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। मतलब एक है तो सबसे कम बोल सकते, और बाकी में अपन क्या बोल सकते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा हो, ये हम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं। बाकी जो है वो बहुत रैंडम है, तो बाकी के बारे में ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ में बस ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है। सर मर्क्यूरी में भी सेम रीजन होता है कि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेन तो रीजन वो है ना, सॉलिड लिक्विड इसका कोई मतलब नहीं है इससे। नहीं, बट तुम्हारा जो बेसिक रीजन है वही वो ये है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बात तो वहीं खत्म होगी। अब उन्होंने इमेजिन किया ही नहीं सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, वो तो सेकेंडरी थिंग हो गया। हाँ अच्छा, तुम उसके रेस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है। अच्छा एक बार ये वाला अपन पैराग्राफ देख लेते हैं। The transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury are very hard, ये वाला जो है ना, and have low volatility. Their melting and boiling points are high
Figure 8.1 depicts the melting point of transition metals belonging to 3D, 4D and 5D. The high melting points of these metals are attributed to the involvement of greater number of electrons from n-1d in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. In any row, the melting point of these metals rise to a maximum at D5, except for anomalous values of manganese and technetium, and fall regularly as the atomic number increases. They have high enthalpies of atomization, about as shown in figure 8.2. देखेंगे 8.2. The maxima at about the middle of each series indicates that one unpaired electron per orbital is particularly favorable for strong interatomic interactions. Anomalous values. Anomalous values देखो ना. See, manganese and technetium, they were supposed to have more melting point because of more unpaired electrons, but they do not. इनका नीचे आ रहा है, यहाँ तक जाता है फिर डिक्रीज करता है वापस होता है. मतलब बहुत ऐसा कुछ रीजन उन्होंने बताया भी नहीं है और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं कि अलग से कुछ ऐसा है. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली तुम्हारा उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा लैटिस कितना सिमेट्रिक है. सिमेट्री पे भी तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है. तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े फैक्चुअल बेसिस है. तो उसके लिए हम ऐसा कुछ एक सिंगल एक्सप्लेनेशन से नहीं एक्सप्लेन कर सकते. अच्छा, यहाँ पे ये एटोमाइजेशन वाला है. यहाँ पे भी ये पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है. ऑल्दो ये भी सिमिलर टू मेल्टिंग पॉइंट वाला एग्जांपल ही. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इन जनरल, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electrode potential, इसके बारे में बाद में आएंगे कि how it is an important factor to determine standard electrode potential. Although we have discussed this in S block elements, वहाँ पे बताया था. अच्छा, यहाँ पे क्या है? Metals with very high enthalpy of atomization, very high boiling point, tend to be noble in their reactions. ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, जो हम डिटेल में नीचे स्टडी करेंगे. कहने का मतलब ये है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट will be higher for those elements who has more unpaired electrons. That's all. नोट्स में एक सिंपल तरीके से मैंने लिखा रखा है, वही मतलब है इसका. बट एनसीईआरटी में थोड़ा सा ग्राफ वगैरह जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो तुम नोट्स में, बेनिफिशियल ही रहेगा. यहाँ पे ये एटोमाइजेशन का है, इसका ग्राफ भी सिमिलर ही है, इसलिए सिमिलर ग्राफ है इसका. एटॉमिक साइजेस के बारे में हमने बात कर लिया. 3D जो है वो कम होता है उसका साइज, 4D का साइज ज्यादा होता है. 5D और 4D का साइज सिमिलर होता है बिकॉज ऑफ lengthenoid contraction. अच्छा, one more thing, across the period it first increases till iron, cobalt, nickel same, निकल के बाद it increases. निकल टू कॉपर इतना नहीं, बट कॉपर टू जिंक काफी ज्यादा इंक्रीज आता है. देखो तुम यहाँ पे जिरकोनियम एंड हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ओनली 1 पिकोमीटर का डिफरेंस है. टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम ऐसे होता है ना. तो जिरकोनियम का साइज ज्यादा है, मतलब इवन दो ऑलमोस्ट सेम है, बट हाफनियम बीइंग 5D एलिमेंट, स्टिल इट हैज लेसर रेडियाई, 1 पिकोमीटर लेस है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? The decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass, तुम्हारा क्या हो रहा है? Across the period तुम्हारा साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है. Except the last two elements, if we see वो कम हो रहा है.
तुम्हारा क्या हो रहा है, साइज कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मास क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या होगी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन जनरल इंक्रीजेस इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, thus for titanium to copper the significant increase in density may be noted. Now for the last element zinc, रेडियस इंक्रीजेस तो उसका डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी का डेटा लिखा हुआ है, डेंसिटी का डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 8.9 तक, उसके बाद जिंक में क्या हो गई, कम हो गई। डेंसिटी तो उनके लैटिस पे भी डिपेंड है। हाँ वो भी है, लैटिस पे भी डिपेंड करता है, बट सभी में है ना लैटिस। क्योंकि सब में अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। तो छोटी होगी उसमें लैटिस भी तो छोटी होगी। नहीं मैं स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूँ, एचसीबी हो गया, बीसीसी हो गया। हाँ वो भी है, मतलब बट ऐसे तो हम यूनिफॉर्मिटी नहीं कह सकते। आई डोंट थिंक वहां से, नहीं तो एचसीपी का डेंसिटी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम बीसीसी का लैटिस। I think there should be some uniformity when we decide density for these elements. तो वो uniformity बट कोई भी मेटल का तुम अगर डेंसिटी देख रहे हो तो मेटल जो है वो लैटिस में एग्जिस्ट करता है। आई डोंट थिंक वहां से डेंसिटी आती है। डेंसिटी निकालने के लिए तो तुम्हारा वो निकाला है, अरे यार यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम से डिसाइड होता है। आई डोंट थिंक बीसीसी और एससीपी दीज स्ट्रक्चर्स इनका कोई पार्ट है वहां पे टू डिसाइड डेंसिटी। ऑनलाइन पक्का चालू ठीक है, ऑनलाइन चालू है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब तो साइज डिक्रीज कर रहा है, मास तो डिक्रीज नहीं हो रहा, डेंसिटी डिक्रीज कैसे कर क्या बोल रहा है, इंक्रीज बोला सर, मास इंक्रीज बोला। ये स्पीड कुछ फास्ट है क्या, नहीं बराबर है। लिखा तो है, डेटा भी दिखा दिया मैंने तो। अच्छा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखो, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, टाइटेनियम का सबसे ज्यादा है, जिंक का सबसे कम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेटेलिक और आयनिक रेडियाई जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, स्कैंडियम का है, उसके बाद टाइटेनियम का है, उसके बाद जिंक का है, जिंक और मैंगनीज का सिंक है, और फिर ये इसका है वैनेडियम का। अच्छा मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना, ऑनलाइन वाले बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस। ठीक है। अच्छा अभी तक हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस टेबल में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अलग से टॉपिक है, तब हम डिस्कस करेंगे। Why do the transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? Extra covalent bonding. In the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest. Why? Least unpaired electron. Ionization enthalpy का ऑर्डर क्या होता है तुम बताओ? Along the period ionization enthalpy का ऑर्डर क्या होता है? Decreases till the end. Why? तो लास्ट में तो साइज बढ़ती है कॉपर टू जिंक, बट वहां पे बढ़ेगा कैसे? तुम बताओ मैत्री। सॉरी
बढ़नी चाहिए। तो कॉपर एंड जिंक में क्या होता है, दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, fully filled d orbital, so for them ionization energy will increase, and for this starting from scandium to iron it will increase, क्योंकि साइज वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद सिमिलर होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस सिमिलर, सो इट विल बी लाइक दिस। का ग्राफ है क्या, बट इसका ये रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। ऑल्दो क्या हुआ अमर, क्या डिस्कस कर रहे, यहाँ दो ना ध्यान, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो ऑर्डर जो है सॉरी 631 656 यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है, आयरन से निकल तक जो है थोड़ा कांस्टेंट है, सिमिलर है, यहाँ से यहाँ बढ़ा है, सिग्निफिकेंटली बढ़ा है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, 650 to 750 इज नॉट ग्रेट इंक्रीमेंट, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है 906, जिंक का सबसे ज्यादा है। ठीक, हाँ कोई पैटर्न नहीं है। डी ब्लॉक में क्या है ना, थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे पैटर्न, फिक्स पैटर्न ढूंढना। अच्छा यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो मैं अंडरलाइन है वो पढ़ रहा हूँ। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीजेस, बट द मैग्नीट्यूड of the increase in second and third ionization enthalpies for successive element is much higher along a series. Obviously, second and third ionization enthalpy will be much higher. Yes. Yes. Why? साइज छोटा होता जाएगा। वेरी गुड, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, नाउ प्लस चार्ज आ गया, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया, नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट वन मोर इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई ionization energy second and 2 will be much more high in comparison to first. Now इसमें क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। हाँ तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही तो हो रही है, अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होगी ना, वो उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि मतलब कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, बट उसको हम जनरल ट्रेंड में थोड़ी काउंट करते हैं, तो जनरल बोल रहा है ना। सर एक्सेप्टेंस है ना, मैग्नीशियम लास्ट में भी है ना, मैग्नीशियम एक्सेप्शन था ना, एक सेकंड ऑर्डर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि उसमें वो दोनों साइड होता है और एक में जिंक की भी तो कम हो जाती है, जिंक की भी कम हो जाती है। मतलब जिसमें से पैर में से एम्पायर हो रहे उनकी कम। So basically मैंगनीज का क्या है, 4s2 3d5 दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, थर्ड वुड बी वेरी हाई बिकॉज़ 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें निकालना मुश्किल है। तो ठीक है, ये तो होता ही रहेगा, मतलब इस तरीके से तो स्टेबल सेंसिबल दे दो वो ज्यादा है। हाँ डिपेंड करता है, फिर वो अक्रॉस द पीरियड वो कैसे वैरी करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, as we move along the period in 3D series, we can see that nuclear charge increases from scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell 3D orbital. So यहाँ पे क्या है ना, we have इसका टच, एनीवे छोड़ो, मोड बदल गया छोड़ो। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, ये 3D है, ये 4s है, ठीक है, 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, बट 4s में तो पहले से ही है। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है कि as we move along the period in 3D series, we see that nuclear charge increases from scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of inner subshell 3D. These 3D electrons shield the 4s electrons from the increasing nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons.
Thus ionization energies increase only slightly along the 3D series. तो यहाँ पे if you look at the data we also have discussed, see the increase is not much except zinc, they are more or less similar. तो उसका रीजन वही है कि 3D में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू आउटर में ऐड होने के अलावा वो 3D इनर वाले में ऐड होते जा रहे हैं, इनर वाले में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, तो उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, these 3D electrons shield the forest electrons from the increasing nuclear charge. तो अक्रॉस द पीरियड तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए, बट 3D में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको ओवरकम कर रहे हैं बेसिकली, जिसकी वजह से जितना आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीमेंट आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है. इट इज समवॉट सिमिलर, बेसिकली थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट आ रहा है, वो यही बोलना चाह रहा है. अच्छा ये देखो, the lowest common oxidation state of these metal is +2. To form the +2 ions from the gaseous atom, the sum of the first and second ionization enthalpy is required in addition to atomization. कुछ इतना खास नहीं इसमें. अच्छा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला. इफ यू लुक एट द पैटर्न, सो स्टार्टिंग में व्हेन यू लुक एट द स्कैंडियम, only one possible oxidation state is there, that is +3. if you look at the farthermost zinc में +2, थोड़ा सा इस तरफ आए +2 +3 +4 +1 +2, थोड़ा सा और पास में आए 4 होगा यहाँ पे, लो ठीक है 3 और पास में आए, तो इन द मिडिल द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एक्सट्रीम्स. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेंटर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, D1 D2 D3 D4 D5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फिर D6 कम होते जा रहे हैं, D7 और कम होते जा रहे हैं. तो तुम्हारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न है, इट इंक्रीजिंग इन द स्टार्टिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग. दैट्स हाउ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर देयर. अच्छा यहाँ पे मैंने जो सर्कल मार्क किया है वो अच्छे से याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो बोल्ड और जो मैंने सर्कल किया है, बोल्ड वालों को सर्कल किया है, वो अच्छे से याद होनी चाहिए. जैसे मैंगनीज की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो एक बात बता रहा हूं मैं, जब इस पे क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से सीधा, तो तुमको लगेगा कि तुमको आता है, तुम वो टिक करके आओगे, और तुमको अगर वो अच्छे से नहीं याद है माइनस बनाएगा वहां. जैसे मैंगनीज में +2 +7 स्टेबल है, क्रोमियम में +3 +6 स्टेबल है. अब हर एक पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कुछ कुछ का एक्सप्लेनेशन है. +7 इज ऑब्वियस, +2 इज ऑब्वियस, +6 ऑब्वियस, बट +3 जो है वो इतना ऑब्वियस नहीं है, बट फिर भी अपन बोल सकते हैं कि इट इज D3. तो D3 जो है, अच्छा मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट नहीं बताया ना, नीचे वाला पॉइंट है. हाँ बोलो. हाँ हाँ मेरे को सुन गया, मेरा एक्सप्रेशन समझो तो सही. आधा घंटा भी नहीं हुआ क्लास को यार, बीच में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम्हें वहां जाना है, थोड़ी देर रुक जाओ. अरे यहाँ पे अच्छा कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. कोऑर्डिनेशन मतलब सॉरी, डी ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, बट कोऑर्डिनेशन में यू विल स्टडी इट splits into 2 parts, 3 और 2, 5 ऑर्बिटल 3 और 2 में टूट गए. ठीक है, 3 ऑफ सेम एनर्जी, 2 ऑफ सेम एनर्जी.
3 ऑफ सेम एनर्जी को वी कॉल एस T2G ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑफ सेम एनर्जी को वी कॉल EG ऑर्बिटल्स, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बस सरफेस से बता रहा हूं। अच्छा, ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं? Yes, sir. ऑनलाइन वाले बताओ। Yes, sir. श्रेष्ठा समझ में आ रहा है तुमको? Yes. मैं फिर से बता रहा हूं कि 5 degenerate orbitals split into 2 parts, T2G और EG, है ना। ये हमेशा नहीं होता है, ये एक स्पेशल केस है व्हेन कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग फॉर्म। तो इस चैप्टर में काफी सारे एक्सप्लेनेशन जो है वो इसके बेसिस पे भी दिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एक्सप्लेनेशन है, सम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल बट उनका रीजन, फॉर एग्जांपल जैसे Cr+3 स्टेबल, तो Cr+3 स्टेबल का रीजन जो है ना वो इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे ही रिलाय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल Cr+6 नोबल गैस है, ऑब्वियस है वो स्टेबल होगा, बट Cr+3 ऑब्वियस नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन आता कैसे है कि Cr के ज्यादा कंपाउंड्स कहाँ बन रहे हैं। तो पता केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, रिजल्ट आता है और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन आता है। जब उन्होंने देखा कि क्रोमियम के काफी सारे कंपाउंड्स +3 में एग्जिस्ट करते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, तो उसका जो थ्योरी है उससे ही हम चीजें काफी सारी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो Cr+3 जो है वो D3 है। नाउ D3 इज बेसिकली हाफ फील्ड का भी हाफ फील्ड, 1 2 3, तो वो T2G को हाफ फिल कर रहा है, दैट इज हाउ इट इज बिकमिंग स्टेबल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेशन में जाके एक्सप्लेन होता है। लेकिन D2B का हाफ का हाफ पहले ये है ना नीचे, पहले ये बनेगा फर्स्ट 3 देन 2। उसमें भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो वही बताऊँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद फिर तुमको लिंक समझ में आएगा। हाँ बोलो। ये 5 ऑर्बिटल 3 और 2 में टूट रहा है। T2G जो है वो कम एनर्जी वाला है, इट कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। EG जो है 2 ऑर्बिटल्स का है और इसका एनर्जी से ज्यादा है। सर इजी का कोई फुल फॉर्म है या फिर वो आएगा, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, जैसे कि रफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काम आएगा ये। यहाँ पे देखो, an interesting feature in the variability of oxidation states of the D block elements is noticed among the groups 4 through 10. Although in the P block the lower oxidation states are favored by heavier members. इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है? कितने लोगों को याद है? कहाँ जा रहे हैं? गलत मत बताओ। शायद नहीं आता है तो ठीक है, गलत मत बताओ। बताओ हर्ष। ज्यादा शील, वेरी गुड। अंदर के जो S, बाहर वाले जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब तुम P ब्लॉक में बात करते हो, कार्बन से तुम लेड की तरफ जा रहे हो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो उसमें क्या हो रहा है, बाहर वाले जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा शील्ड हो रहे हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ज्यादा शील्ड हो रहे हैं।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है। तो वो जो पेयर है इनर्ट पेयर, तो वो जो पेयर है वो इनर्ट रह रहा है, तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 से कम हो जाता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबल नहीं रहता है। तो if we talk about carbon series, so +4 is the +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है डाउन द ग्रुप, एंड +2 का बढ़ जाता है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वो यहीं बताया। Although in the P block the lower oxidation states are favored by heavier members, the opposite is true in the groups of D block. यहाँ पे उल्टा है, देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखना। For example, in group 6, molybdenum 6+, tungsten 6+ are found to be more stable than chromium. अभी P ब्लॉक में क्या था, जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाज नॉट स्टेबल, बट हियर इफ वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है। यहाँ पे एकदम ऑपोजिट है। Thus, Cr+6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and WO3 are not. Cr+6 जो है वो किस में एग्जिस्ट करता है, डाइक्रोमेट में एग्जिस्ट करता है। तो डाइक्रोमेट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। बट इफ वी टॉक अबाउट टंगस्टन 6+ और मोलिब्डेनम 6+, इनके जो ऑक्साइड्स की बात करें तो ये स्टेबल हैं, ये रिड्यूस नहीं होना चाहते क्योंकि ये स्टेबल है। सो chromium dichromate is a good oxidizing agent, but tungsten trioxide and molybdenum trioxide are not. यहाँ पे ये वाला पॉइंट बता, समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्रोमियम 6+ जो है it is less stable compared to tungsten 6+ and molybdenum 6+. Now, since molybdenum and tungsten 6+ are more stable, so they don't want to get reduced, so they are not good oxidizing agent. But chromium 6+ is good oxidizing agent since it is not that much stable. Now, ये वाला मैंने पॉइंट पहले ही बताया, नोट्स में भी है कि Ni जो है ये कार्बोनिल वाले कंपाउंड है, इनको हम डिटेल में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, और यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये पाई एक्सेप्टर्स है। खैर इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पाई एक्सेप्टर क्या होता है ये हम कोऑर्डिनेशन में अलग से पढ़ेंगे। तो ये टेबल में +6 को बोल्ड में क्यों किया हुआ? कंपैरेटिवली वो ज्यादा स्टेबल है बाकी सारे। हम इसमें ऊपर से नीचे थोड़ी कर रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड। ये जो लिखा हुआ है ये अक्रॉस द पीरियड है ना, डाउन द ग्रुप थोड़ी है। यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ डाउन द ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। सर वो +6 जो आप बोर्ड लिखा था वो क्रोमियम के रिस्पेक्ट में था। हाँ वो क्रोमियम के रिस्पेक्ट में, एग्जैक्ट वो केवल प्योरली क्रोमियम के रिस्पेक्ट में। वो तब तो फिर और नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रोमियम ही अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कम करेगा ना। नहीं लेकिन क्रोमियम के मोस्टली कंपाउंड वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हाँ तो इसलिए तो नहीं करना चाहिए ना सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात। सर वो बोल रहा है कि वो क्रोमियम के रिस्पेक्ट में था, तो क्रोमियम का +6 यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, मतलब मोस्ट कॉमन है, तो वो खुद को रिड्यूस क्यों करना चाहेगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को ज्यादा बनाता है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा तुम इसे बोल रहे हो, बट ये जो क्रोमियम, टंगस्टन और मोलिब्डेनम था ये इन तीनों में कंपैरिजन था। हाँ सर वो तीनों में कंपैरिजन था ना, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसा क्यों था कि फीडबैक में उल्टा था? यहाँ पे रीजन जो है ना वो इट कुड बी समवॉट सर इनर्ट पैड
टेक नहीं लगता इसमें। नहीं, यहाँ पे ये भी है ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज कर रही है। नहीं, वहां पे तो तुम्हारा यहाँ पे रीजन कुड बी आयनाइजेशन एनर्जी से हम नहीं बोल सकते। इतना बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कोई पर्टिकुलर रीजन जो है वी कैन नॉट से। बट क्रोमियम जो है इट इज मोर स्टेबल। क्रोमियम 6+ would be argon Yes, sir. and molybdenum 6+ would be नहीं, क्रोमियम 6+ would be argon ना। हाँ, आर्गन के नीचे क्या आता है? क्रिप्टॉन। हाँ। हमारा क्या है, 3D है, 3D के बाद में 4s है। नीचे क्या है, 4D है, 4D के बाद में 5s है। उसके नीचे 5D है, उसके बाद में 6s है। तुम क्या कर रहे हो? 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। पहले तो S से जाएगा, फिर D से जाएगा। ठीक है, 3D 4D 5D। 4D और 5D जो है, 4D से 5D जा रहे हैं, दोनों 4D और 5D दोनों में ही F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है। नाउ 5D के बाद आता है ना 4F। 4F के एक मिनट, पहले 4F आता है, उसके बाद में 5D आता है। ठीक है, तो यहाँ पे F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो तो आ रहा है, और हम बोले कि नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो +6 में ज़्यादा स्टेबल हैं। F ब्लॉक जो है अपने बोल सकते हैं कि Z इफेक्टिव ज़्यादा लग रहा है 4D और 5D में बिकॉज ऑफ F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। बट उससे तो आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट आना चाहिए। अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का कुछ बन सकता है क्या? F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन से द अट्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल, सर ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है। सर हाँ बोलो। सर ऐसा बोल सकते हैं ब्लॉक के वजह से जो टंगस्टन का ऑक्साइड होगा वो मतलब थोड़ा छोटा साइज होगा, उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो थोड़े इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, इसीलिए स्टेबल होगा ज्यादा एज कम्पेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे F के 14 इलेक्ट्रॉन E के। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल उसकी बात करें ग्रुप की, अपार्ट फ्रॉम P ब्लॉक, नॉर्मल उसकी बात करें तो तुम्हारा डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है, और यहाँ पे F ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा है। कोई लिंक नहीं बना रहा है उससे। सॉरी जाओ जाओ जाओ। रुक जाओ, इस वापस आते हैं इस पे, थोड़ा सा क्लास के बाद में सोचते हैं इसमें। कुछ होगा जो एकदम से फिगर आउट नहीं हो पा रहा है।
ये बताओ। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 8.3। मैंगनीज है ना, +7 तक जा रहा है ना। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अच्छा, अभी इफ यू लुक एट द E नॉट वैल्यूज, all E naught values from for m+2 to m, basically all are standard reduction potential, that is standardized. ठीक है, तो उसमें क्या है ना, सारे मेटल्स के लिए नेगेटिव है एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर का है +0.34, दैट्स व्हाई कॉपर जो है इट इज वेरी लेस रिएक्टिव कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन से ऊपर आती है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस साइड वाला, और यहाँ पे ये एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे कॉपर जो है वो ज्यादा है। इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना यार, ऑनलाइन वालों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरा कॉपर है, ये जो सर्कल वाला है ये कॉपर है। अच्छा, सर्कल वाला कॉपर है, यहाँ पे मैं सर्कल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पॉजिटिव में वैल्यू है, बाकी सबका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा हम एक मेटल को m+2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई भी आयन जो है वो कब स्टेबल होता है, ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। हम m+2 ऐसे ही नहीं बोल सकते, m+2 बोल रहे हैं इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, m+2 एक्वस है तभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, सो वी हैव टू कन्वर्ट m solid to m+2 aqueous. How will it get converted? Solid to gas. Now the solid to gas is nothing but enthalpy of atomization. At the same time it is enthalpy of sublimation, and sublimation enthalpy would be same for solid to gas conversion in that case, atomization। यहाँ से यहाँ जाना है, m गैस से m+2 गैस में जाना है, तो 2 आयनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने पड़ेंगे। फिर गैस से बेसिकली मुझे किस में जाना है, एक्वस में जाना है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालना पड़ेगा। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, these 3 factors are responsible for standard reduction potential। ये हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था अगर याद हो, बट अभी सिंस यू हैव स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो अब ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे तुम लोग। ठीक है सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, m+2 से एंथैल्पी m+2 से ही तो हम तो देखेंगे, रिडक्शन ही तो देखेंगे। यहाँ पे m से m+2। हाँ हाँ, बट दैट इज द ओरिजिनल प्रोसेस ना। अब तुम ये देखोगे तभी तो उसको उल्टा करोगे ना, यहाँ से E0 जो आएगा उसको उल्टा करके लिख रहे हो बेसिकली, बट दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे चलो इन तीनों के फैक्टर से डिसाइड होता है। अभी ये टेबल देखो, टेबल बहुत इंटरेस्टिंग ये वाली। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है, टाइटेनियम का है। मैंगनीज का -1.18 है, और वैनेडियम का भी है, और जिंक का भी अच्छा खासा है। कॉपर का 0.34 है।
हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका है? निकिल और कॉपर का है, ठीक है। क्यों उनका ज्यादा है? क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य पंटुला। अच्छा जोक मारते यार। अच्छा, तो ये यहां से यहाँ डिक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे डेल्टा H1 जो है वो कॉपर का तुम देखो तो वो 745 है। मतलब चलो यहाँ पे तो सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगी। क्यों? 3D10 है तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा है कॉपर का, तो कॉपर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट हाइड्रेशन जो है ना वो अच्छा है, ठीक है। तो हाइड्रेशन अच्छा है इसका मतलब क्या है? ज्यादा M+2 में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये बट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉपर का पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी कम है कंपैरेटिवली। नाउ वो जो पॉजिटिव है वो कौन कौन से फैक्टर से आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जीज जो कि काफी ज्यादा है। ऑल्दो हाइड्रेशन बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है बट फिर भी वो बहुत ज्यादा है, और मेरा एटोमाइजेशन तो है ही। अच्छा यहां पे आपने बताया क्यों ज्यादा है हाइड्रेशन कॉपर और निकल का। अच्छा हाँ, क्यों ज्यादा है बताओ? नीचे इंक्रीज कर रहा है हाइड्रेशन, क्यों कर रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जिंक में कम क्यों हो गया? जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो बेसिकली जेड इफेक्टिव पे तो डिपेंडेंट है चार्ज अपॉन साइज। चार्ज पे भी तो मतलब खैर ठीक है, चार्ज सभी का सेम है बट साइज पे डिपेंडेंट होगा। बट ओवरऑल तो जेड इफेक्टिव से ही हम लोग देख सकते हैं। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर having positive E0 accounts for inability to liberate H2 with from acids. तो कॉपर जो है it is not very reactive metal, so only reactive metal liberate H2 when they react with acid. तो कॉपर को रिएक्ट करने के लिए H2 रिलीज करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आगे लिखा हुआ है ओनली strong oxidizing nitric and hot concentrated sulfuric react with copper acid being reduced. वहां पे ही पॉसिबल है कॉपर के साथ, बट बाकी मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। सी दिस कंपैरिजन कॉपर के साथ है, कॉपर का बिहेवियर डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेटल्स, सो दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी आस्क्ड, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? The high energy to transform is not balanced by its hydration enthalpy. मैंने क्या बोला था? हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर जो है वो ज्यादा है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है ना, तो वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रही है बेसिकली। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है और वो डेटा से भी वी कैन एक्सप्लेन, है ना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इस तरीके से इस चैप्टर में काफी अलग है। पी ब्लॉक बहुत सिंपल है, पी ब्लॉक एस ब्लॉक बहुत सिंपल है। एस ब्लॉक तो नहीं है खैर सिंपल, वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह अलग हो जाता है, थोड़ा सा वहां पे अलग है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है
सर थर्मोडायनेमिकली तो मतलब पॉसिबल नहीं है सीयू को रिड्यूस करना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा? समझ नहीं पाया। तो मैं बोल रहा हूँ कि सीयू को रिड्यूस करना थर्मोडायनेमिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ई नॉट पॉजिटिव। ई नॉट पॉजिटिव है तो वहीं तो उल्टा क्यों बोल रहे हो यार? सर हाँ मतलब वही तो उसे ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ क्यों ऑक्सीडाइज होगा? तो वही तो बताने की कोशिश कर रहा है, कॉपर कैन नॉट बी मतलब इट कांट बी ऑक्सीडाइज इजीली, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऐसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करें तो समझ में क्या आता है? नहीं सी, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज एट ऑल, है तो मेटल ही ना। सर लेकिन ई नॉट वैल्यू जस्टिफाई नहीं करनी। अभी तुम क्या कंपेयर क्या कर रहे हो? तुम इन 10 मेटल से कंपेयर कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ सारे मेटल्स आ गए, है तो मेटल ही ना, इसका डोनेटिंग टेंडेंसी तो रहेगा ही रहेगा, इवन इफ इट इज नॉट उतना अच्छा मेटल, बट है तो वो मेटल ही। पहले क्या है, एक अच्छा मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज when it reacts with a simple acid, not so strong acid or so concentrated or hot acid. But here we have to make it react with hot and concentrated strong oxidizing acids so that H2 can be released. But for the normal acid reaction, it is not possible. अच्छा यहाँ पे ये वाला देखो, दिस क्वेश्चन पता नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए या मुझे नहीं पता, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, मतलब ये जो है ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, बट इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट करके एडवांस में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने पे लगता है पता नहीं क्या पूछ रहे, बट उनका जो कॉन्सेप्ट होता है इनऑर्गेनिक में वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करके आता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, और ये ऑनलाइन वाले भी एग्जाम्पल 8.4 पढ़ो, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और फिर मुझे समझाने का कोशिश करो कोई भी। पर Mn प्लस 3 है। सर लाइट बोल दो। नहीं सर डाल एनसीईआरटी नहीं लेके आया क्या तुम? सर T2G था या E2G?
किसी को आया है समझ में? क्या समझ में आया? सर क्रोमियम में जब वो रिड्यूस होगा तो Cr2 वो हाफ फिल्ड T2 हाफ फिल्ड हो जाएगा। हाँ और मैंगनीज में जब वो ऑक्सीडाइज हो जाए तब वो पूरा मेटल हाफ फिल्ड हो जाएगा। यस सर वो सर वो रिड्यूस होना चाहेगा ताकि वो T2 कंप्लीट। सर लेकिन रिड्यूस होगा तो D4 से D5 में जाएगा। हाँ तो हो गया ना स्टेबल। स्टेबल हो गया ना? Cr+2 की बात कर रहे हैं। Cr+ तो रिड्यूसिंग बोला है, हाँ तो रिड्यूस मतलब तो इट विल ऑक्सीडाइज नो, रिड्यूसिंग एजेंट। So, अरे यहाँ पे देखो सब लोग, सी क्रोमियम +2 जो है दैट इज 3d4, क्रोमियम +3 दैट इज 3d3। ये इतना जल्दी जाने का है क्या? बैक अच्छा कॉन्सेप्ट तो स्टार्ट हुआ है, बैक कर लेते ऐसे 3d4 है, ये 3d3 है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्रोमियम +2 is getting oxidized and that's how it is reducing agent. Now when it is getting oxidized, ये 3d4 से 3d3 की तरफ जा रहा है। Now 3d3 क्या है, half filled of T2G which is stable. Now Mn+3 जो है वो 3d4 है, it is getting reduced and when it is getting reduced to +2, ये क्या बन रहा है, 3d5 बन रहा है। 3d5 is again stable. So इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सर तो वो मतलब Mn का नहीं टूटता T2G मैंगनीज नहीं, तो दोनों के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ओवरऑल 3d5 ये, और ज्यादा सोचोगे तो उसमें बहुत कंफ्यूजन, उसमें भी काफी सारी चीजें। मैंने तो एक छोटा सा पॉइंट बता दिया स्प्लिट होने के अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, उसी पे पूरा का पूरा चैप्टर बना है, तो मैं वहां ज्यादा नहीं जाऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो 3d5 जो है वो ज्यादा हाफ फील्ड है ना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल है। एक्स्ट्रा सर हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ फील्ड T2 काफी डिफरेंट चीजें हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट 3d5 है ना ऑल टुगेदर, तो वो अलग कैटेगरी में आ गया। जब हम बोलते हैं T2G और EG, वो अलग कैटेगरी में, वो कॉम्प्लेक्स के लिए, जनरल के लिए। बट अगर हम 3d5 को उसके लिए बोलना चाहें तो वो अलग से स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा, तो उसमें अपन नहीं जाते, अभी सिंपल रीजन से ही खुश हो लेते हैं, आगे और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला देखो इंडेक्स क्वेश्चन, कॉपर का पॉजिटिव है, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? इसमें लिखा हुआ है एटमाइजेशन हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी हाई है एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लो देने की क्या जरूरत पता नहीं इसका क्या मतलब है। आई थिंक उन्होंने रेस्पेक्ट में बोला होगा, आई डोंट थिंक सो उन्होंने उस एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में बोला होगा उस चीज को। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट जो हाईलाइटेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट, द स्टेबिलिटी of the half filled D subshell in Mn+2 and the completely filled D10 configuration in zinc +2 are related to their E0 values, whereas E0 for Ni is related to highest negative hydration enthalpy. If you look at the data, मैंगनीज का -1.18 है, काफी ज्यादा है। मैंगनीज क्या काफी ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन हाफ फिल्ड, ये यही बोल रहा है। एंड द कंप्लीटली फिल्ड जिंक +2 का क्या है, ज्यादा स्टेबल नहीं तो कम रेट ही होना चाहिए ना। ज्यादा स्टेबल है तभी तो। ज्यादा स्टेबल है कम रेट ही। देखो
यहां पे हम रिएक्टिविटी की बात कहां कर रहे हैं? कहीं कर ही नहीं रहे, रिएक्टिविटी पे जा क्यों रहे? सी ये कहना चाह रहा है, देखो मैं ध्यान से बताता हूँ, मैंगनीज टू मैंगनीज प्लस 2 स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना? सो मैंगनीज से मैंगनीज प्लस 2 कन्वर्ट करना फिजिबल है, क्योंकि हम मोर स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इसका ई नॉट जो है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, दैट इज -1.18। एंड सिमिलरली जिंक का क्या है, -0.76 है, और वो भी काफी अच्छा है क्योंकि वहां पे जिंक प्लस 2 किस में जा रहा है, 3d10 में जा रहा है, काफी ज्यादा स्टेबल। नाउ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फॉर निकल प्लस 2 is there because of high hydration enthalpy। एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ऑल्दो बाकी सब में कम में है ना, बट निकल के अलग से रीजन क्या दिया हुआ है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से वो स्टेबिलिटी आ रही है प्लस 2 में। टाइटेनियम में इतनी ज्यादा -1.6 ये भी तो रीजन है इतना कम। हाँ, ये थोड़ी बोल सकते, काफी सारे फैक्टर्स है ना, एक फैक्टर पे नहीं बोल सकते। हाँ, बोल। D10 का पे क्या बोला? जिंक जो है, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2 क्या है, 3d10 है, 3d10 क्या ज्यादा स्टेबल है, तो Zn भी तो 3D10 3d10 4s2। हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं, ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या वो स्टेबल हो रहा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, वी हैव ऑप्शन 3d10, वी हैव ऑप्शन 3d9, 3d8, 3d10 इज स्टेबल। सर और ये इनॉर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सब में से? वो अलग प्रोसेस है, ई नॉट फिर वो वहां से आता है ना, तुम्हारा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ, तो डेल्टा जी नॉट जो है वो यहाँ से कैलकुलेट होता है, वो बहुत बड़ा है। लास्ट जो है ये वाला पैराग्राफ जो हम देख के चलेंगे। सो फार वी हैव टॉक m प्लस 2 से m की तरफ उसका ई नॉट। सी मेरा पूरा एनजाइटी बनाने का यही था कि ये जो ई नॉट वैल्यूज जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जेईई मेंस में तो बहुत मुश्किल है उसके ऊपर क्वेश्चन आना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही पूछता है, बट तुम्हारे आकाश के एग्जाम जरूर, या फिर एडवांस के सम्स, या फिर नॉर्मल जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर है इसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं m+3 से m+2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, एन एग्जामिनेशन ऑफ E naught M3 plus 2 M2 plus values shows that varying trends, the low value for scandium। अब NCERT का पेज नंबर निकालो, ये वाला 8.2 टेबल, यार पेज नंबर देख लो यार, मुझे थोड़ी पता है। 220 यार पता है। हम बात किसी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, M3 प्लस से M2 प्लस। सी यहाँ पे कौन सा है, सर आयरन है प्लस, आयरन है, ये पहले तीन जो है नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है, कि जो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी रखते हैं प्लस 2 में कन्वर्ट होने की, इसका मतलब वो प्लस 2 में ज्यादा स्टेबल हो रहा है। स्कैंडियम प्लस 3 इज वेरी मच स्टेबल बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो वो स्कैंडियम प्लस 3 से प्लस 2 में जाना चाहता ही नहीं है, दैट इज वाई उसका इतना नेगेटिव है ना। तो ये एक रीजन है। अब तुम एनसीईआरटी में ये वाला पेज खोल के रखो, अब मैं वहां जाता हूँ, मुझे वो एक एनसीईआरटी दे दो यार। अच्छा अभी देखो ध्यान से सब लोग, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम reflects the stability of scandium plus 3 which has a noble gas configuration, the highest value for zinc क्या है, zinc plus
+2 में ज्यादा स्टेबल है। तो द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो वो +3 में स्टेबल नहीं है, उसके लिए डैश किया गया है। डैश क्या बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा ये हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration. Zinc +2 is 3D10. +3 के लिए we have to remove the 10th electron, which is very much difficult. तो उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इसलिए वहां पे डैश लिखा हुआ, उसको लिखा हुआ ही नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, the comparatively high value for manganese shows that Mn+2 is highly stable. That is why +3 से +2 is feasible in the case of Mn+2 half filled। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. इस पर्टिकुलर स्टेबल whereas comparatively low value for Fe। Fe के लिए कितना वैल्यू है? +0.77 No, 0.77. उसके लिए क्यों आ रहा है? D5 की extra क्योंकि value। F+3 क्या D5 है, तो F+3 जो है Fe+3 ज्यादा स्टेबल है। द कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम, वेनेडियम के लिए कितना है? -0.26। तो वेनेडियम +2 ज्यादा स्टेबल है T2G लेवल पे, क्यों? D3 है, D3 half filled। हाफ T2G है। समझ में आया? Yes, sir. ये इस तरीके से होगा। सर कोबाल्ट कितने ज्यादा किए? Cobalt 3+ would be 3D6, Cobalt 2+ will be D7। सो प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि +2 में ज्यादा स्टेबल है। D7 और D6, D7 D6 कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट +3 में ज्यादा स्टेबल है। सर D6 वाला स्टेबल होना चाहिए ना। बहुत ज्यादा है, वो भी +1.97। बट प्लस है, इसका मतलब वो प्रोसेस फिजिबल है, बट कोबाल्ट का +3 में ज्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं। D6 और D7 में हम E नोट किस किस से बताते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी से बताते हैं, हाइड्रेशन से बताते हैं, एटमाइजेशन से बताते हैं। ऐसे बोल नहीं सकते उसके लिए। ऑल्दो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कुछ किया नहीं है कि इतना ज्यादा क्यों है, बट लेट्स लुक एट द वैल्यूज। कोबाल्ट का क्या है? 758, 1644, 427 -2079। ये तो +2 वाला है। इसका ई नोड क्या था? +2 से 0 वाला, -0.28। +3 से +2 जो है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सर डेल्टा H3 नेगेटिव का पड़ता है। डेल्टा S3 देते हैं। फिर H3 से S3 कितना है कॉपर का? 3243। I think it is somewhat related to ionization energies only. और D7 D6 जो है, जब हम T2G और EG में भरेंगे, सो सर कोई Coordination लिगेंड से- या एक्वस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है? कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट लग सकता है, क्योंकि D6 could be D6 जो है, it is more stable। सॉरी, D6 और D7 जो है, D6 जो है वो T2G में भर सकता है पूरा का पूरा फुली फिल्ड। मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। क्या क्या? वो भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उसमें दो चीजें हो सकती है, वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी रह सकता है। तो ये कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, हम इसको लाइट लेते हैं, इसको नहीं पढ़ते।
वहां से एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है, हम इतना ही रखते हैं। अरे सब लोग जो है, जो चीजें नहीं पता चल रही है एनसीईआरटी में, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। सारी कुछ कुछ चीजें ऑलमोस्ट कहाँ है। ठीक है, टीटू जी वाला कॉन्सेप्ट ही लग रहा है। तो ये जो है ना, ये इनकॉर्पोरेट कर लो अपने नोट्स में, अच्छे नोट्स बन जाएंगे। आज संडे को हम जो है ये पूरा देखते हैं बच्चों को याद है। अब यार ये मुझे लगा कि एनसीईआरटी एक दिन में हो जाएगी। अच्छा, बाय एवरीवन। बाय बाय। Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir.